एक बात सर देखिए, मैं दो चीजें, एक तो ये मसला तो है ही है, काफी चीजें आगे रिपीट ना हो अगर इस पे, लेकिन साथ में मैं एक महाराष्ट्र पे आपसे टिप्पणी देता हूँ। महाराष्ट्र में जिस तरीके से चीजें मूव हो रही हैं वहां, क्योंकि वहां भी वो जो बहुत कुछ संशय भी है, बहुत सारे लगातार उसको चीजें उठती रही हैं, खासकर जो अजीत दादा पवार वाला मसला, और आज तो बड़ा प्रदर्शन वगैरह किया, उनके भतीजे सड़क पर उतरे थे, और साथ में वही तो। जो मिसेस पवार है उनको पार्टी की कमान दे दी गई है। तो इसको राजनीति, जो महाराष्ट्र की राजनीति और देश को यदि जोड़ के देखा जाए, तो क्या आप इसके रिपरकशंस हो सकते हैं, किए जा सकते हैं दोनों पे, अगर आपको लगे तो ये हिमाचल ये टकराव, इस पे भी दो छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं अरुण जी से पूछूंगा दोनों पर आप। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पहले मैं हिमाचल से ही शुरू करूंगा। हालांकि ये विवाद एक तरीके से एआई समिट से ही शुरू हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे करते आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, अब ये विवाद इसलिए और तूल पकड़ता जा रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने पिछले दिनों जिस तरीके से खुलकर समर्थन किया है, जिसको लेकर के किसी को अपेक्षा नहीं थी राहुल गांधी इतना कर अपने कार्यकर्ताओं के फेवर में आ जाएंगे। हर कोई ये समझ रहा था कि जिस तरीके से राहुल गांधी या कांग्रेस हर बार इस तरह की चीजों को लेकर के थोड़ा सा भी बचाव कर रही है, तो वो ये करेगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी खुद करके आ गए। उन्होंने एक तरीके से देखिए कि मीडिया को भी दरकिनार करके ये बताने की कोशिश की है कि जो उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं उनके वो साथ खड़े हैं और वो उसके अंदर खुश भी है। अच्छा, दूसरा बड़ा मसला कैसा है कि आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री की विजिट हुई है, एआई समिट तो है यही साथ में, जैसे प्रधानमंत्री की विजिट हुई है, इस विजिट को बहुत खुफिया तौर पर रखा गया था, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने सवाल खड़े आवाज किए। क्या और ये प्रॉपर है सत्य सर? है कि आवाज प्रॉपर है क्या? आवाज प्रॉपर जी है? प्रॉपर है पेश आवाज है। मुझे ठीक ठीक जी, करिएगा, मुझे थोड़ी आवाज जी। जी जी। तो राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे थे, उसके अंदर जो प्रधानमंत्री की विजिट इजराइल वाली थी, उसको लेकर के सवाल इसलिए खड़े हुए कि जानकारी भारत से नहीं इजराइल से आई थी, एक चीज। दूसरी बात आप देखिए कि प्रधानमंत्री हमारे देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री या दूसरी बार भी जो विजिट हुई है, उसके अंदर भी वो पहले प्रधानमंत्री है जो इजराइल की यात्रा कर चुके हैं। अच्छा, इस पूरे मामले के अंदर आप देखिए कि ना कि डिफेंस मिनिस्टर ना विदेश मंत्री कोई उनके साथ, मुझे नहीं लगता है कि इस टूर में साथ में है। दूसरी बड़ी बात है, आप अगर डिफेंस डील की बात कर रहे हैं तो डिफेंस डील के अंदर आर्मी से लेकर के कोई ऐसे एक कमेटी जो होती है विदेश जाने वाली, मुझे वो साथ नजर नहीं आ रही है। तो मामला जो है ये तूल इसलिए पकड़ता जा रहा है कि प्रधानमंत्री अचानक जो उठ के चले गए, ऐसे क्या वजह है? क्या एक्सटीन फाइल एक वजह रही है, या पन्नू वाला मामला मुझे लगता है कि पिछले दिनों जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है वो मामला है, या जिस तरीके से लाखों पन्ने जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि अब भी खुलने बाकी है, वो मामला सामने है। दूसरा अभी एक नई चीज जो सामने आई है कि हरप्रीत के जो बेटी का मामला सामने आया है, करोड़ रुपए के उनके न्यूयॉर्क के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने का मामला, हरप्रीत गिल के इसके रिटायरमेंट के बाद में। तो अचानक उनकी बेटी के पास पैसे कहाँ से आए, एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा ये सवाल उठाया गया है। तो इस तरह के जो मामले हैं वो धीरे धीरे करके जो तूल पकड़ते जा रहे हैं संजीव जी, उसको लेकर के वो चाह रहे हैं कि ये मामला किसी भी तरीके से रोका जाए या दबाया जाए। लेकिन ना कांग्रेस मानने को तैयार है इस पूरे मामले में, ना प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब है। अगर प्रधानमंत्री धीरे धीरे करके जिस तरीके से चीजें खुलती जा रही है, अगर यही हालात आगे बढ़ते रहे, लोग सड़कों पे आना शुरू हुआ, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि जो भक्त है वो भी देखे कि आगे आने वाले दिनों में ये हमला किस पे हो रहा है, देश पे हो रहा है। तो ये अब जो चीजें हैं, आप समझिए कि जो उनके अपने फॉलोवर्स है वो भी इन सारी चीजों को समझ रहे हैं, इस तरह की विजिट को समझ रहे हैं। दूसरा ये अडानी को लेकर के उन्होंने इस तरीके से कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो सौदा कैंसिल कर ही नहीं सकते। इस बात में भी बहुत हद तक सच्चाई है कि प्रधानमंत्री के पास ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के ये मामला जो है बहुत पेचीदा सरकार के लिए हो गया है, क्योंकि सरकार फ्रंट फुट पर आके जवाब देने के लायक नहीं है। जिस तरह की अभी मैंने देखा नई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस की तरफ से की गई, जिसके अंदर तो अडानी इसलिए सब ध्यान बांटिए, ये ध्यान बांटने वाला मसला है कि ध्यान ये बांटते रहिए आप एक यस, तरीके से उसको। तो ये इस तरीके की क्या सारी चीजों को लेके जो एजेंसीज है एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दी है देश के अंदर। इस तरह के हालात कई बार हुआ, ऐसा नहीं है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब पुलिस जाती है तो उसको इन्फॉर्म करना ही चाहिए। कई बार उनको जब एक डाउट होता है कि यहाँ से ये सारी चीजों को लेकर के आरोपी पुलिस के द्वारा निकल सकता है, क्योंकि कई ऐसी एजेंसीज होती है जिनके बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट होते हैं, तो वो सीधे क्या करते हैं, पहले जाके अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट करने के बाद में लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करके कोर्ट में पेश किया जाता है।
जी। लेकिन अभी जो मामला है उसके अंदर तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि मामला बहुत तूल पकड़ चुका है, तो इन सारी ही चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि उन्हें ये समझना चाहिए था कि को पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। अब आते हैं महाराष्ट्र की राजनीति पर। देखिए ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं, आप एक तो तरीके से समझ लीजिए कि सीधा राजनीतिक संदेश है। रोहित पवार का सड़क पर उतरना पार्टी के अंदर खुली एक तरीके से चुनौती माना जा रहा है। यही संकेत एक्चुअली आप देखिए केवल संगठन के भीतर नहीं है, ये आम जनता के बीच जाकर दबाव की एक राजनीति भी एक तरीके से। जांच की मांग जो है वो सरकार के लिए मुसीबत बनती जा रही है। अगर जांच एजेंसी चाहे कि भूमिका पर सवाल उठते हैं तो सीधा असर उस पे एक तरीके से राज्य सरकार पे और उसकी विश्वसनीयता पर पड़ता है। रोहित पवार का ये आरोप संकेत देता है कि वो सिर्फ प्रशासनिक नहीं राजनीतिक जवाबदेही भी चाहते हैं। ये मांग पार्टी के अंदर भी असहजता से पैदा होती जा रही है। असली लड़ाई अगर मैं बताऊं आपको, परिवार के अंदर जो है वो सत्ता के मॉडल को लेकर के। एक धड़ा मानता है कि सरकार के साथ रहकर ताकत बढ़ानी चाहिए, दूसरा धड़ा कह रहा है कि अगर सवाल है तो खुलकर जांच होनी चाहिए। रोहित पवार ने साफ संदेश दिया है कि अगर वो समझौते वाली राजनीति के पक्ष में नहीं दिखना चाहते हैं, इसीलिए वो सड़कों पर उतरने का जो टाइमिंग है उसको अहम बता रहे हैं। वही विधानसभा सत्र और स्थानीय चुनाव से पहले ये कदम उठाया गया है। इसका साफ मतलब ये है कि इससे मीडिया और जनता को फोकस जो है वो पार्टी के अंदर स्थित करना एक तरीके से मुझे लगता है कि वो नजर आ रहा है। ये रणनीति एक तरीके से आप ये समझिए कि दबाव बढ़ाने की और समर्थन जुटाने दोनों के लिए ये सरकार के लिए तो चुनौती है ही। अगर जांच में औपचारिक मांग बढ़ती है तो सरकार को स्पष्ट रूप से लेना पड़ेगा। चुप्पी रखी गई तो विपक्ष इस मुद्दे को बनाएगा और खुली जांच को लेकर के इसमें राजनीतिक इसमें अस्थिर। देखिए मैंने आपसे तो मैंने आपसे पूछा कि मिसेस पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया एनसीपी का, तो ये सब क्या इसमें ये जो आप कह रहे हो कि स्थानीय चुनाव जो सरकार के होने हैं, तो उसका एक ये भी है कि वो उसके भी जो है। दूसरा दूसरा जो संजीव जी मामला जो है ना, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये खेल अब न चाहते हुए हो गया है। अब बारामती को लेकर, बारामती एनसीपी की असली राजनीतिक राजधानी एक तरीके से आप मान सकते हैं। देखिए पार्टी का जो फंडिंग हो, नेटवर्क हो, सहकारी बैंक हो और संगठन यहीं से एक तरीके से बारामती से ही नियंत्रित होता है। तो अगर बारामती कंट्रोल जो भी करेगा वो पार्टी कंट्रोल करेगा। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता भी दो हिस्सों में बट चुके हैं। अब मामला ऐसा हो गया कि एक तो जो शरद पवार गुट के जो करीबी नेता थे वो, दूसरा अजीत पवार के जो करीबी नेता थे वो, और तीसरा एक गुट वो भी है जो ये चाहता है कि अगर दोनों एक साथ आ गए तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। तीसरी बड़ी बात है कि शरद पवार जो है अब बूढ़े हो चुके हैं। शरद पवार चाहते हैं कि ये कमान न चाहते हुए सुप्रिया सुले के हाथ आ जाए। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से इलेक्शंस के अंदर मामला सामने आया था, वो बहू बेटी वाला जो मामला आया था, उससे सुनेत्रा पवार भी जानती है कि अगर उन्होंने कमान छोड़ी तो उनके बच्चों के भविष्य का मामला हो जाएगा। तो अब ये जो लड़ाई है वो बच्चे वर्सेस बच्चों की है। यानी कि ठीक हर पिता या हर माता चाहता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। तो राजनीतिक लड़ाई के अंदर कौन अपने बच्चे को आगे बढ़ाएगा, ये मुझे साफ तौर पर संजीव जी नजर आ रहा है।